नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीति काल के अंतर्गत रीति सिद्ध काव्य परंपरा के सिरमौर श्रृंगारी कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का चौथा दोहा, जो आपके पाठ्य पुस्तक बिहारी रत्नाकर में संकलित है, जिसका संकलन एवं संपादन बिहारी सतसई के आधार पर और उस समय की उपलब्ध बिहारी सतसई के विभिन्न रूपों का तुलनात्मक अध्ययन करके प्रामाणिक संग्रह जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है। उसमें भी यह चौथा ही दोहा है और यह दोहा रीतिकालीन श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत जो नखशिख वर्णन की परंपरा थी, उस परंपरा का यह एक अद्वितीय उदाहरण है। नखशिख के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि वह समय जो है राजे रजवाड़ों का था, सामंतों का था। राज दरबार में कवि भी होते थे और वे कवि राजा की काम भावना को उद्दीप्त करने के लिए नायिकाओं के नाखून से लेकर के उनकी शिखा यानी कि चोटी तक के सौंदर्य का अतिशयोक्ति परक वर्णन करते थे। तो वही परंपरा या इस दोहे में है, जिसमें कवि नायिका की पुतलियों के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। दोहा है औरे ओप कनी नीकनु गनी घनी सिरताज मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ हम देखेंगे। तो औरे ओप, औरे का मतलब जो है और प्रकार का, अन्य प्रकार का, अद्वितीय, विलक्षण या सामान्य से अलग हट करके। ओप का मतलब होता है आभा, प्रकाश, सौंदर्य, लावण्य। और कनी नीकनु, कनी नीकनु, कनी और निक, कनी का मतलब कण, नीक का मतलब जो है देखना, आंख। तो कनी नीकनु यानी कि देखने के लिए आंख है, और आंखों में जो छोटा कण है यानी कि जो पुतली है, यानी कि आंख है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उन आंखों के बीच में काला गोला है, उसके चारों तरफ उजला है, सफेद है रंग, और उसके बीच में फिर एक काले रंग वाली जो है आकृति के बीच में फिर एक काला गोला नुमा है, और उस गोले में बिंदी, कण नुमा बिंदी है, जिसको पुतली कहते हैं, और मेडिकल साइंस में उसको आइरिस कहते हैं, आइरिस। तो ये आइरिस या वही जो है पुतली। गानी, गानी का मतलब जो होता है गणना, गिनना या गिनी जाती है।
घनी, घनी का मतलब सघन, अन्य सभी से घना यानी कि बहुत अधिक, घनी आबादी यानी कि बहुत ज्यादा आबादी। वैसे ही घनी, सिरताज, सिर ताज यानी कि सर के ताज यानी कि मुकुट, सिरमौर, शिरोमणि, सिर की मणि। मणि, मणि का दो अर्थ होगा इसमें, यह श्लिष्ट शब्द है। एक मणि का मतलब जो है मानी जाने, मानी जाती है, और दूसरा मणि यानी कि मणि, जो पुराने नाग नागिनियों के पास होती है। और मणियों के संदर्भ में हम लोग बालपन में बहुत सारी जो है कथाएं सुन चुके हैं या पढ़े भी हैं कि सांप अपनी मणि को उगलता है, उसके प्रकाश में स्वीकार करता है और वह मणि से बहुत ही प्यार करता है, उसको क्षण भर के लिए अपने से अलग नहीं कर सकता है। अगर बाहर निकालता भी है तो बड़ी सावधानी से और उसे सुरक्षित पुनः अपने मुख में ले लेता है। धनी, धनी का मतलब धन्य यानी कि पति, प्रियतम, सर्वाधिक प्रिय पति। के नेह, नेह का मतलब स्नेह, स्नेह यानी कि जो है प्यार। की बनी, बनी का मतलब दो अर्थ हो, इसमें भी बनी एक जो है वनिता के लिए यानी कि नायिका के लिए, लड़की, नवयुवती के लिए। और छनी, छनी का मतलब छिपी हुई यानी कि छीने, पट, यहां पर पट आ जाएगा तो पट का मतलब वस्त्र, तो छीना वस्त्र यानी कि झिलमिला वस्त्र। और लाज का मतलब लज्जा। अब छनी में भी जो है दो अर्थ निकल रहा है। एक अर्थ झिलमिला और छनी का एक अर्थ होता है आच्छादित या छिपा हुआ, छिपाए हुए। तो मणि और छनी के श्लिष्ट शब्द होने के कारण इस काव्य में, इस दोहे में तो श्लेष अलंकार है, और श्लेष अलंकार जब हो जाता है या जब श्लिष्ट शब्द हो जाता है तो अनेक अर्थ देने लगता है, तो इसलिए इसके अनेक अर्थ निकलेंगे। और यहाँ जो है अभी देखे पट लाज, पट मतलब वस्त्र और लाज माने लज्जा। तो लज्जा को ढकने वाला वस्त्र क्या होगा? घूंघट। तो पट और लाज मिल करके हो जाएंगे पटलाज बराबर घूंघट। तो ये हो गए इसके कठिन शब्दों का अर्थ। तो बताया कि इसमें श्लिष्ट शब्द हैं और साथ ही साथ बिहारी के दोहों के बारे में भी कहा जाता है कि बिहारी के दोहे देखने में भले ही छोटे लगते हैं मगर अर्थ विशाल ही नहीं रखते हैं वरन अनेकानेक अर्थ रखते हैं, यानी कि इनके दोहे बहुअर्थी होते हैं, यानी कि एक से अधिक अर्थ देते हैं। अब निर्भर करता है उसका अर्थ कोई कैसे निकाल पा रहा है। तो अब उसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे। और एक होता है जो दोहे होते हैं, उन दोहों का के अर्थ निर्धारण में पदान्वय यानी कि पदों का जो है एक क्रम जो होता है, तो उस पदों के क्रम को अगर बदल देते हैं
तो अर्थ भी बदल जाता है। तो वैसे ही यहाँ नेह की बनी की पर जो है, चूंकि दोहा में 13 और 11 मात्रा प्रयति होती है, तो 13 के जगह पर अगर जो है 16 मात्रा अगर यहाँ पर जो है कर दी जाए, धनिके नेह की बनी, तो अर्थ बदल जाएगा, शब्द वही रहेगा, सिर्फ जो है गेयता में या उच्चारण में, या जिसको यति कहते हैं, यति यानी कि ठहराव। अब की के जगह पर जो है बनी की जगह पर ठहराव अगर दे देंगे तो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। तो उस दृष्टि से हम लोग जो है इसका जो है अब अर्थ निकाल करके उसकी व्याख्या करेंगे। तो अब चूंकि अनेक अर्थ हैं, तो इसलिए इसके अनेक प्रसंग भी होंगे। तो इसमें जो है प्रसंग आएंगे कि नायिका, सब में यही है कि नायिका के नेत्र और उसके पुतलियों के सौंदर्य का इसमें वर्णन है। यह वर्णन कौन कर रहा है? तो नायिका से भी कर सकती है, नायिका की सखी नायिका से कर सकती है, या नायिका के पुतली के आकर्षण का, उसके लावण्य का, उसके सौंदर्य का वर्णन कुछ सखियां आपस में भी कर सकती हैं। या ऐसा भी, चूंकि घनी घनी सिरताज, तो चूंकि वो सामंती युग था, एक राजा की अनेक पत्नियां होती थी, तो उसी में से जो यह नायिका है, नवविवाहिता नायिका, तो उसकी अन्य जो सौतें हैं, तो चूंकि राजा या सामंत, जैसे कि हम लोग जयसिंह के बारे में पढ़े हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल, तो मान लीजिए उसी जो है नायिका पर जो है राजा जयसिंह जो है रिझे हुए थे, तो अन्य जो राजा की जयसिंह की जो है पत्नियां थी, वे आपस में बात कर रही हैं, क्योंकि अब वे जो है हो गई हैं अन्य संभोग दुखिता नायिका है। यानी कि जो राजा पहले उनके साथ था, अब वह नायक या राजा दूसरी नायिका या उसकी सौत के साथ है, या दूसरी रानी के साथ समय व्यतीत कर रहा है। इसलिए सौत या डाहवश सौतें आपस में बात कर रही हैं कि क्यों राजा या नायक इस नवविवाहिता नायिका पर रिझा हुआ है, क्यों उसको सर पे उठाए हुए है। तो अब यहाँ पर जो है पहला अर्थ में जो है देखें हम लोग, सखी से या सखियां आपस में जो है बात कर रही हैं। नायिका तो अंकुरित नवयौवना नायिका है, और वह जो है क्या है कि कनी कनु, यानी कि जो है अपनी पुतली को या उसकी पुतली छनी पटलाज, यानी कि वह पटलाज यानी कि वह जो है नायिका जो है घूंघट काढ़े हुए है, उस घूंघट में उसकी पुतलियां कैसी हैं? मणि के समान जो है झिलमिला रही हैं, छनी, मणि के समान छनी यानी कि झिलमिल या छीने, घूंघट में नायिका की पुतली मणि के समान झिलमिल कर रही है, झिलमिला रही है। और इस
झिलमिलाहट के कारण क्या हो रहा है कि उसमें जो है गजब का जो है आकर्षण आ गया है। और यानी कि उससे एक अन्य प्रकार की विलक्षण ज्योति या आभा निकल रही है। और वह कैसी लग रही है? और वह आभा किससे निकल रही है? मणि से निकल रही है। वह मणि कौन है? क्या है? कनी कनु, जो कहाँ है? घूंघट के पट में, झिलमिल घूंघट के पट में। और अपने उसी लावण्यमयी आकर्षण के कारण ही वह धनी के नेह की बनी, यानी पति के लाड प्यार की लाडली बनी है। बनी मतलब लाडली युवती, लाडली बन गई है, प्रिय बन गई है, सर्वाधिक प्रिय बन गई है। इतनी प्रिय बन गई है कि घनी घनी सिरताज, यानी कि वह अपने पति के लिए सिरताज बन गई है, या अन्य तमाम पत्नियों के बीच वह सिरताज बन गई है, सिरमौर बन गई है, शिरोमणि बन गई है, श्रेष्ठ बन गई है, प्रमुख पत्नी बन गई है। इसीलिए उसकी जो है गणना उन पत्नियों के बीच प्रधान पत्नी के रूप में, यानी कि जो है पटरानी के रूप में, प्रमुख रानी के रूप में, सर्वाधिक प्रिय पत्नी के रूप में उसकी गिनती होने लगी है। एक अर्थ हो गया। अब इसका दूसरा अर्थ, तो नायिका नवविवाहिता है और पति के प्रेम को प्राप्त करने के कारण, क्योंकि जब शादी देखते हैं सामान्य जीवन में भी कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसके रूप सौंदर्य में एक गजब का आकर्षण आ जाता है। तो उसी आकर्षण का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि नायिका की सखियां, नायिका उस नवविवाहिता नायिका के पुतलियों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि अपने पति के प्रेम को प्राप्त करने के कारण नायिका की पुतलियों में गजब का जो है आकर्षण आ गया है, यानी कि उससे सामान्य से अलग विलक्षण प्रकार की जो है आभा, ओज, ओप, ज्योति और प्रकाश और चमक निकल रही है, जिसके कारण वह जो है लज्जा के उसकी जो है कनी कनु, यानी कि उसकी जो है पुतलियां ऐसी लग रही है कि मानो लज्जा के झीने पट में छिपी हुई कोई मणि हो। यानी कि हम लोग सामान्य जीवन में देखते हैं कि जब तक जो है कुछ छुपा करके रखे हैं तो वह बहुत ही जो है महत्व का है, मूल्यवान है। यानी कि बंद मुट्ठी, कहावत भी है, बंद मुट्ठी लाख की, खोल दिए तो खाक की। तो सौंदर्य जब घूंघट में है तो वह आकर्षक है। हम लोग भी देखते हैं कि कोई घूंघट वाली को जो है ताक झांक के प्रति ताक झांक कुछ ज्यादा होने लगती है। तो और मणि वह जो है छिपाए हुए है और
इसीलिए उस झिलमिले घूंघट में छिपी मणि के समान आभा बिखेरने वाली उसकी पुतलियों के आकर्षण में उसका पति रिझा हुआ है और उसी आकर्षण के कारण वह अपने पति के लिए वैसे ही प्रिय बन गई है जैसे सर्प के लिए मणि प्रिय होता है। जैसे सर्प अपने मणि को क्षण भर के लिए अलग नहीं करता है, वैसे ही नायक भी अपनी पत्नी को अपने से अलग नहीं करता है और वह उसे अपने सिर का ताज बनाए हुए है, अर्थात उसको अपने सिर पर उठाए हुए है, अर्थात अतिशय प्रेम करता है। और अब इसका जो है तीसरा अर्थ देख लें तो जैसी का जो है जैसे मैं संदर्भ दिया कि वो सामंती युग था, तो तमाम रानियां हैं, उन रानियों में जो नई नवेली रानी है वह अपने पति के लिए सर्वाधिक प्रिय बन गई है। राजा या सामंत या नायक अन्य पत्नियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है तो उसकी उपेक्षा से उपेक्षित उसकी अन्य पत्नियां जो नायिका की सौतें हैं वे आपस में बातें कर रही हैं कि क्यों यह नई नवेली रानी राजा जी के लिए सर्वाधिक प्रिय हो गई है। तो उसी का जो है वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि प्रियतम का प्यार पाने के कारण झिलमिल घूंघट में झिलमिलाती उसकी जो है पुतलियों से गजब प्रकार की जो है विलक्षण और आकर्षक आभा निकल रही है। उसमें अजब की चमक है, अद्भुत चमक है, गजब की चमक है और वह चमक कैसी वैसी ही लग रही है जैसी कि झिलमिल वस्त्र में छिपी हुई मणि से ज्योति निकलती है, वैसी ही है ज्योति और आभा इस नई नवेली रानी की पुतलियों से जो है झलक रही है और उसी पर राजा जी रिझ जाने के कारण हम अन्य रानियों के बीच राजा जी के लिए वह सिरताज बनी है, सिरमौर बनी है, या हम रानियों में से वह सिरमौर बन गई है, हमसे अधिक प्यारी हो गई है और सर्वाधिक प्रिय रानी बन गई है, प्रधान पत्नी और पटरानी बन गई है अपनी पुतलियों के अद्भुत और विलक्षण आभामय आकर्षण के कारण। तो ये हो गई उसकी जो है व्याख्या। अब इसमें केंद्रीय भाव, तो इसमें नखशिख वर्णन के अंतर्गत पुतलियों के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है और
इसमें भाषा के संदर्भ में तो जो है कहने की आवश्यकता नहीं कि बिहारी की भाषा ब्रज भाषा का जो है श्रृंगार है। बिहारी सिर्फ श्रृंगार रस के ही कवि नहीं है, वरन उन्होंने ब्रज भाषा का भी जो है श्रृंगार किया है। और कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना बिहारी के काव्य भाषा की विलक्षण शक्ति है। इसी को रामचंद्र शुक्ल मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उनकी कल्पना की समाहार शक्ति, कल्पना शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति के बल पर उन्होंने छोटे से दोहे रूपी गागर में भावों का सागर भर दिया है। और यह भाषा अलंकारों से युक्त है और अलंकार स्वाभाविक है। यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है बरबस जो है अलंकार इसमें चिपकाया गया है, वरन शब्दों का चयन इस ढंग से कवि ने किया है कि वे अलंकार, प्रयुक्त अलंकार स्वाभाविक और सहज दिख रहे हैं। तो इसमें औरे ओप में अ और अ की आवृत्ति होने के कारण दो बार प्रयोग हुआ है, औ अ औ। तो इसलिए इसमें छे का नुप्रास अलंकार है। और मणि और छनी और बनी के दो दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। और पटलाज, छनी पटलाज, पट ही लाज बन गया, इसलिए इसमें पटलाज में रूपक अलंकार है। और छंद तो दोहा छंद है। और दोहा की विशेषता क्या है कि 13 और 11 पर यति देकर के 24 मात्राएं होती है। अगर हम लोग जो है गिनेंगे तो 24 मात्राएं हो आएंगी ही, जैसे गिन ही लेते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 8 2 10 1 11 1 12 1 13। वैसे ही यहाँ 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 8 2 10 1 11। वैसे ही इसमें भी 13 और 11 पर यति देकर के 24 मात्रा इसमें भी है। और रस तो यह जो है श्रृंगार रस की जो है का दोहा है। और श्रृंगार रस के बारे में हम जानते हैं कि जब रस श्रृंगार हो तो उसमें माधुर्य गुण होता है, वैधर्भी रीति होती है और मधुरा वृत्ति होती है। और रस जब श्रृंगार होता है तो उसका अस्थाई भाव रति होता है। अस्थाई भाव रति, तो इसमें रति भाव का यह जो है रति भाव का दोहा है। अब जब अस्थाई भाव रति है तो यहाँ पर उसका अनुभाव यानी कि संचारी भाव क्या होगा, लाज। तो संचारी भाव लाज यानी कि लज्जा। और अन्यान्य समतुल्य कथन तो इस संदर्भ में मतिराम का एक जो है दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यों ज्यों निहारिये न रहूं त्यों त्यों खरी निकसैसी निकाई। यानी उसमें नायिका काव्य के गुणों का का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काव्य और नायिका की जैसे जैसे जो है जिस रूप में, यानी कि जब जब उसको देखते हैं तब तब उससे एक अलग ही अर्थ निकलता है। तो यहाँ भी इस दोहे में भी जैसे जैसे हम इसका जो है
विश्लेषण करते जाएंगे पदान्वय करके, वैसे वैसे इसके अन्य प्रकार के इतने प्रकार तो मैं बताया, इससे भी जो है अधिक अर्थ इससे निकाले जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि यह बड़ा ही जो है जटिल दोहा है, महसूस भी किए होंगे, तो इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें से कोई भी एक अर्थ आप लिख सकते हैं, और वैसे भी मैं सभी अर्थ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कहीं कोई जो है दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन को खोल करके पढ़ लीजिएगा, या मेरे पास जो है कमेंट्स कीजिएगा या फोन कीजिएगा, शंका का समाधान कर दूंगा। आज भर इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं नए पाठ के साथ।